चलिए आज बात करते हैं जीवन की एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा की जहां बस एक कोशिका से एक पूरा इंसान बन जाता है। सोच कर देखिए, 20 करोड़ में से सिर्फ एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक अकेले स्पर्म सेल को लगभग 20 करोड़ प्रतियोगियों को पीछे छोड़ना पड़ता है। ये सचमुच प्रकृति की सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल रेस है। तो सवाल ये है कि ये कमाल की यात्रा आखिर होती कैसे है? चलिए इसके बिल्कुल बेसिक सिद्धांतों से शुरू करते हैं। इंसानों के रिप्रोडक्शन को समझने के लिए दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। इसका मतलब बस इतना है कि एक मेल और एक फीमेल गैमेट यानी खास कोशिकाएं मिलकर एक नई कोशिका बनाती हैं। और दूसरी बात, हम इंसान विविपेरस यानी सजीव प्रजक हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भ्रूण का पूरा विकास मां के शरीर के अंदर ही होता है। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब आगे बढ़ते हैं और कहानी के उन दो हीरोज से मिलते हैं जिनके बिना ये सब शुरू ही नहीं हो सकता, स्पर्म और एग यानी शुक्राणु और अंडाणु। अब मजे की बात यह है कि इन दोनों जनन कोशिकाओं के बनने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पुरुषों में स्पर्म बनना प्यूबर्टी यानी यौवन में शुरू होता है और ये प्रोसेस लगभग पूरी जिंदगी चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में एग सेल्स या अंडाणु उनके जन्म से भी पहले, जब वो खुद भ्रूण होती हैं, तभी बन जाते हैं और ये प्रक्रिया करीब 50 साल की उम्र में मेनोपॉज के साथ रुक जाती है। एक स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर अपने मिशन के लिए एकदम परफेक्ट होता है। सोचिए, इसके सिर में सारा जेनेटिक मटेरियल पैक होता है। फिर एक्रोसोम है जो एक टोपी की तरह है। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एग की दीवार को भेदने में मदद करते हैं। बीच का हिस्सा मिड पीस उसे एनर्जी देता है और पूंछ उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। वहीं दूसरी ओर फीमेल एग की कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत ही लंबी और सिलेक्टिव प्रक्रिया है। शुरुआत में तो लाखों कोशिकाएं होती हैं, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते बस कुछ 60 से 80 हजार ही बचती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इनमें से भी हर महीने सिर्फ एक एग पूरी तरह से मैच्योर होकर रिलीज होने के लिए तैयार होता है। ठीक है, अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये हार्मोन्स की एक पूरी सिम्फनी है, एक ऑर्केस्ट्रा है जो हर महीने शरीर को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। इसे हम मोटे तौर पर 4 फेज में बांट सकते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, जब यूट्रस की लाइनिंग शरीर से बाहर निकलती है। फिर आता है फॉलिक्यूलर फेज, जिसमें एक नया एग मैच्योर होता है और यूट्रस की दीवार फिर से तैयार होती है। इसके बाद करीब 14वें दिन होता है ओव्यूलेशन, जब वो मैच्योर एग रिलीज होता है। और आखिर में ल्यूटियल फेज, जिसमें शरीर उस लाइनिंग को मेंटेन करता है, उस उम्मीद में कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। अब इस साइकिल के ठीक बीच में लगभग 14वें दिन एक बहुत बड़ी घटना होती है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम LH कहते हैं, उसका लेवल अचानक से बहुत तेजी से ऊपर जाता है। इसे ही LH सर्ज कहते हैं। और यही वो फाइनल सिग्नल है जो अंडाशय को एग रिलीज करने का ऑर्डर देता है। ओव्यूलेशन का असली ट्रिगर यही है। जैसे ही एग बाहर निकलता है, एक और हार्मोन प्रोजेस्टेरोन सीन में आता है। इसका लेवल तेजी से बढ़ता है। इसका बस एक ही काम है, यूट्रस की दीवार यानी एंडोमेट्रियम को मोटा, मजबूत और पोषक तत्वों से भरपूर बनाना, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो भ्रूण वहां आराम से आकर इम्प्लांट हो सके। और अब आता है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब स्पर्म और एग मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन का वो निर्णायक क्षण, जब दो आधे हिस्से मिलकर एक हो जाते हैं। स्पर्म के लिए ये आखिरी दौड़ बिल्कुल आसान नहीं होती। उसे तैरकर सही जगह यानी ओविडक्ट की एम्पुला तक पहुंचना होता है। फिर उसे एग की बाहरी परत ज़ोना पेलुसिडा से जुड़ना पड़ता है। इसके बाद वो अपने एंजाइम्स रिलीज करता है ताकि उस दीवार में रास्ता बना सके। और आखिर में दोनों की मेम्ब्रेन फ्यूज होती है और फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को एक मॉलिक्यूलर हैंडशेक की तरह समझा जा सकता है। ये बहुत दिलचस्प है। स्पर्म की सतह पर आइज्यूमो-1 नाम का एक प्रोटीन होता है और एग की सतह पर जूनो नाम का। ये एक ताला चाबी की तरह है। जब तक ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे से परफेक्टली नहीं जुड़ते, तब तक फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। और जैसे ही एक स्पर्म अंदर दाखिल होता है, एग तुरंत अपने दरवाजे बंद कर लेता है। इसकी जो बाहरी परत है ज़ोना पेलुसिडा, वो एकदम सख्त हो जाती है।
ये एक कमाल का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये पक्का करता है कि कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ पाए और जेनेटिक जानकारी बिल्कुल सही रहे। फर्टिलाइजेशन के बाद एक बिल्कुल नई और हैरान कर देने वाली यात्रा शुरू होती है। अगले 9 महीनों का सफर, जिसमें वो एक अकेली कोशिका एक पूरे इंसान में तब्दील हो जाती है। पहले हफ्ते में ही देखिए क्या होता है। वो एक सेल, जिसे अब जाइगोट कहते हैं, तेजी से डिवाइड होना शुरू कर देता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और जल्द ही ये 8 से 16 सेल्स का एक सॉलिड बॉल बन जाता है, जिसे मोरूला कहते हैं। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है और यूट्रस तक का सफर तय करता है। और फिर ये यूट्रस की दीवार में इम्प्लांट हो जाता है। यहीं से प्रेगनेंसी की ऑफिशियल शुरुआत होती है। और प्रेगनेंसी के दौरान डेवलपमेंट की रफ्तार तो बस कमाल की होती है। सोचिए, सिर्फ 1 महीने में ही दिल धड़कना शुरू कर देता है। पहली ट्राइमेस्टर के आखिर तक, यानी करीब 12 हफ्तों में, शरीर के लगभग सभी बड़े ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। 5वें महीने में पहली बार मूवमेंट महसूस होती है और 9वें महीने के आखिर तक एक नन्हा इंसान दुनिया में आने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ बायोलॉजी तक ही नहीं है। आज के दौर में रिप्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, कानून और समाज इन सब से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कि कैसे। भारत के संदर्भ में देखें तो पीसीपीएनडीटी एक्ट एक बहुत ही जरूरी कानून है। इसे खास तौर पर कन्या भ्रूण हत्या जैसी एक बहुत गंभीर सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए बनाया गया था। ये कानून जन्म से पहले बच्चे के जेंडर का पता लगाने वाली टेक्निक्स पर पूरी तरह से रोक लगाता है। और हाल ही में सरोगेसी को लेकर भी भारत में एक बड़ा बदलाव आया है। 2021 के रेगुलेशन एक्ट के तहत कमर्शियल सरोगेसी, यानी पैसे के बदले सरोगेसी, को बैन कर दिया गया है। इसका मकसद कमजोर महिलाओं के शोषण को रोकना बताया गया है। अब सिर्फ परोपकारी यानी एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की इजाजत है, जिसमें सरोगेट कोई करीबी रिश्तेदार होती है और इसमें कोई पैसों का लेन देन नहीं होता। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमें नई नई बायोलॉजिकल संभावनाएं मिल रही हैं। तो हम एक समाज के तौर पर इन संभावनाओं और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये वाकई भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।